जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ऑल वेल सर। चलिए, मस्ट बी वेल। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 320 सीआरपीसी तक देख चुके हैं और 320 की टेबल पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप नज़र मार लीजिएगा। और ये आपको थोड़ा सा, हालांकि ये टेबल ऐसी है कि कंठस्थ याद करने की कोई आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस टेबल को आपसे कोई नहीं बनवाएगा, ना एग्ज़ाम में बनवाएगा। और जब आप जज बन जाएंगे तो अब आपके पास बेरट होगा, आप खोल के देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि कौन सी कौन सी धारा जो है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट में हम समझौता कर सकते हैं, और कौन सी धारा हम जो है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट हम अ, समझौता कर सकते हैं। तो ये समझौते वाली धाराएं हैं सब, जो इस इन दो टेबल्स में हम लोगों ने देखा है। जिनको मेन कंसेप्ट तो आपको 320 में बस ये ध्यान रखना है कि 320 जो है वो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक है माय डियर? जी सर। जी। अब 321 बात करता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन वापस लेना। ठीक है, अभियोजन वापस लेने की प्रक्रिया 321 सीआरपीसी बता रही है। और ये क्या कहती है? ये कहता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी और एपीपी, है ना, in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person, either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried, and upon such withdrawal। क्या कह रहा है कि किसी मामले का भार साधक, कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लिए जाने पर क्या होगा? सब क्लोज ए कह रहा है 321 की 321 धारा का सब क्लोज ए कह रहा है कि इफ़ इट इज़ मेड बिफोर ए चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। तो ये कह रहा कि यदि ये 321 की जो कार्रवाई है ये चार्ज फ्रेम किए जाने से पूर्व कर दी जाती है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों में से उन्मोचित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ उन्मोचन कहा जाएगा उसको। और बी कह रहा है कि इफ़ इट इज़ मेड आफ्टर अ चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस और ऑफेंसेस। बी पार्ट कह रहा है इसका कि यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोष मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ मामले ऐसे हैं जहां चार्ज फ्रेम नहीं होता है, वो कौन से मामले होते हैं कल्पना? कल्पना, मेरी आवाज़ आ रही है? एनु, आप बताइए। यस सर। कौन से मामले हैं जिनमें चार्ज फ्रेम नहीं होता है? नहीं सर। ध्यान नहीं है? मुगले आजम। सर नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं आ, उनमें कलंदर आ जाता है आ, उनमें तो कलंदर आ जाता है सीधा और जाके वो। हाँ, देखिए जो वही बात आती है कि जिनका हम समरी ट्रायल वाले जो मामले हैं, समरीली जिनको ट्रायल किया जा सकता है, समरी ट्रायल जो होते हैं उनमें चार्ज फ्रेम नहीं होता है ना मुगले आजम। और समरी ट्रायल भी, जी सर, उनमें चार्ज फ्रेम नहीं होता, हाँ, उनमें नोटिस टू एक्यूजेशन होता है। बस 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 वो उसको बयान मुलजिम कहा जाता है कि बयान मुलजिम ले लिया गया, है ना। हाँ जी, प्ली ऑफ हाँ डिफेंस भी कराया जाता है उनसे। हाँ, चलिए। ये कह रहा प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस
फर्स्ट प्रोविजो भी बात कर रहा है 321 का। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर ऑफ टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। कह रहा है फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित है, किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा सेकंड कह रहा है was investigated by the Delhi Special Police Establishment under the Delhi Special Police Establishment Act 1946। और यदि ऐसा अपराध जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है तो। और नंबर 3 कह रहा है कि इन्वॉल्व्ड द मिस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा हिस्सा कह रहा है वॉज कमिटेड बाय ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। तो इसका प्रोविजो में 3-4 पार्ट बताए हैं। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है, हिंदी वर्जन बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा किया गया है। नंबर 3 कह रहा है कि ऐसे अपराध में केंद्रीय सरकार को किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अंतर्ग्रस्त है, अथवा ऐसा अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्य है। तो कह रहा है एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही शैल नॉट अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो move the court for its consent to withdraw from the prosecution, and the court shall before according consent direct the prosecutor to produce before it the permission granted by central government to withdraw from the prosecution। तो ये जो ऊपर एक फहरिस्त बताई गई है, 4 पॉइंट बताए गए हैं, तो कह रहा है कि यदि मामला इनसे संबंधित है तब क्या होगा। तो कहा गया है कि और मामले का भारसाधक अभियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। ये 4 अवस्थाएं हैं। और जो लोक अभियोजक है वो केंद्र सरकार का लोक अभियोजक नहीं है, लोक अभियोजक वो कौन है, राज्य सरकार का ही है। तो वह जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा। और न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व अभियोजक को यह निर्देश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। क्लियर हुआ कुछ? बिल्कुल सर क्लियर है। एक्चुअली में जो इन 4 ऑप्शंस को छोड़ के अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनमें एपीपी को पावर ले सकता है, मतलब इज द मास्टर ऑफ द केस। और अगर इन 4 ऑप्शंस में है, जैसे स्पेशल दिल्ली पुलिस का है या सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रॉपर्टी का डैमेज है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इन राइटिंग। बस और इट विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट कंसेंट देगी, परमिशन देगी कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि वो मसले डायरेक्ट केंद्र से ताल्लुक रखते हैं, तो बिना केंद्र के ताल्लुक रखे आप उन अभियोजन को वापस नहीं ले सकते। 321 के अंतर्गत आपको वहाँ से अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और यदि वो जो अभियोजक है वो केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया गया हो तब क्या होगा मुगल आजम? तब परमिशन की जरूरत नहीं है सर। हाँ, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्पावर्ड, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ठीक है ना। फिर उसकी अवस्था वैसी ही हो जाएगी मानो वो कि राज्य सरकार वाला ये मसला हो। जी चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगली धारा बात करती है 322, जो बात करती है प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें क्या प्रक्रिया होगी, ये 322 बताता है। 322 कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपीयर्स टू हिम टू वारंट अ प्रजम्पशन। क्या कह रहा है? ए दैट ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल। बी कह रहा है कि दैट द केस इज वन विच शुड बी ट्राइड टू और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। और सी कह रहा है दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग्स एंड सबमिट द केस विद अ ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर to the chief judicial magistrate or to such other magistrate having jurisdiction as the chief judicial magistrate directs।
तो 322 उन अवस्थाओं की बात करता है कि जहां मजिस्ट्रेट जो है किसी केस को निपटाने की क्षमता नहीं रखता। क्षमता किन कारणों से नहीं रखता, वो कारण आगे बताए गए हैं, ABC करके 3 कारण बताए गए हैं। और इसकी उपधारा 1 बात करती है कि यदि किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान उसे साक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि का उसे मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, अथवा खा मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए, गा मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह कार्रवाई को रोक देगा वो मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है। और मामले की ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट सहित जिसमें मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या अधिकारिता रखने वाले अन्य मजिस्ट्रेट को जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे भेज देगा। या तो CGM साहब को ही भेज देगा या CGM साहब जिसके लिए डायरेक्शन दें उसको भेज देगा। उपधारा 2 कह रही है कि द मजिस्ट्रेट टू whom द केस इज सबमिटेड may, if so empowered, either try the case himself or refer to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial। तो यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है तो वह उस मामले का स्वयं विचारण कर सकता है या उसे अपने अधीनस्थ अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट को रेफर कर सकता है, डायरेक्ट कर उसको निर्देशित कर सकता है या अभियुक्त को विचारणार्थ सुपुर्द कर सकता है। भाई अगर मान लीजिए कोई ट्रायबल बाय सेशन मामला है तो उसको सुपुर्द कर देगा, कमिटेड कर देगा उसका। ठीक है जी। 323 बात कर रहा है प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट और इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। ये कह रहा है इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट इट अपीयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर signing judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provisions herein before contained and thereupon the provisions of chapter number कितना है 18 shall apply to the commitment so made। ये कह रहा है 323 कह रहा है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्रवाई के किसी प्रक्रम में, तो ये कह रहा कि निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि ये मामला तो सही मायने में सत्र न्यायालय द्वारा इसका विचारण किया जाना चाहिए था, तो वह इसके लिए पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 18 के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होंगे। अध्याय 18 में क्या पढ़ा है हमने कल्पना? कल्पना को आवाज नहीं आ रही है। सर कितनी बार पूछते हैं और सिर्फ कल्पना आपसे ही पूछते हैं। क्या है? बिल्कुल 225 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया बताई गई है अध्याय 18 में। बताई तो ठीक है। हाँ, और अध्याय 19 में क्या है अनु? सर ट्रायल बाय वारंट है मजिस्ट्रेट के द्वारा। वारंट मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अध्याय 20? सर 20 में सर उसमें समन मामलों का समन केस है बाय मजिस्ट्रेट। अच्छा। और 21? सेशन ट्रायल, सॉरी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल। और अध्याय 21A? सर उसमें तो है ना प्ली बार्गेनिंग है। प्ली बार्गेनिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। देखिए ये मामले जो है ना आप लोगों से अध्याय भी पूछ लेता है एग्जामिनर। प्रीलिम्स में जो एग्जामिनर होता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है वो क्या पूछ ले, कहाँ से पूछ ले। ठीक है ना? तो आपको ये अध्याय भी अपने मेमोराइज करने पड़ेंगे, करने चाहिए। जी सर। ठीक है ना?
सर आपके साथ जब हमारा सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर जो हम डिस्कस करेंगे अगले 15-20 मिनट के अंदर हम सारे अध्याय सेक्शन सारे डिस्कस कर देंगे आपके साथ। हाँ ये इंक्लूड माय अवर कलीग्स, आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बहुत अच्छा, आप अगर अकेले बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना कि आप ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करके मामले को ज़्यादा दिमाग से रख पाते हैं। सर अब जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं जी ये इतना अच्छा क्लियर है। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको हाँ कि मैं इसके लिए मतलब बहुत उत्सुक था इन चीजों को पढ़ने के लिए, क्योंकि सेक्शन जैसे 323 हाँ ये है, ये एट एनी स्टेज बिफोर प्रोनाउंस द जजमेंट या साइनिंग द जजमेंट, अगर कोई ऐसा लगता है कि ये सेक्शन अल्टर होता है और ये सेक्शन ट्राइबल बाई सेशन है, हाँ मजिस्ट्रेट ने कोई भी सेक्शन अल्टर कर दिया, बिल्कुल कोई भी सेक्शन जो ट्राइबल बाई सेशन है तो उसको तुरंत कमिट कर देगा और उसका जो है ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट ऐसा चलेगा जैसा सेशन ट्रायल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धारा 300 धारा 324 देख लेते हैं। धारा 324 कह रहा है ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनिंग स्टाम्प और लॉ और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने जो इसमें बात नज़र आ रही है आईपीसी की कौन सी धारा से कनेक्ट करेंगे इसको एनु? सर 268 आईपीसी की धारा पूछ रहा हूँ, आईपीसी की कौन सी धारा आपको यहाँ कनेक्ट होती नजर आ रही है? सर उसमें ये ना वो उसका सर जो कॉइन्स और उससे है स्टैम्प से तो सर 268 है शायद। फिर दोबारा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, इसके हेडिंग को एक बार पढ़ लीजिए 324 के, शायद दिमाग में कुछ बत्ती जल जाए। सर ने बताया था चैप्टर 12 और 12 तो 230 से है जिसमें अरे आईपीसी का सेक्शन 75 अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ जी सर। ठीक है, ये कहता है कि अगर मामला संवर्धित दंड वाली बात आती है तो 324 प्रक्रिया बता रही है उसकी। ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कोइनेज स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी। तो इसमें अध्याय 12 और अध्याय 17 इंक्लूड है। ठीक है, ये कह रहा वेयर अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर कौन सा 12 और चैप्टर 17 of the Indian Penal Code 45th of 1860 with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again accused of any offence punishable under either of those chapters with imprisonment for a term of 3 years or upwards, and the magistrate before whom the case is pending is satisfied that there is ground for presuming that such person has committed the offence, he shall be sent for trial to the chief judicial magistrate or committed to the court of session unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। तो धारा 1/324 की ये कह रही है कि जहां कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुकने पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः अभियुक्त है और उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष मामला लंबित है समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह उस दशा में के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है और उसकी यह राय है कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो वह स्वयं उसे पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है। देखिए आईपीसी की सेक्शन 75 जो है वो इनहेंस पनिशमेंट के बारे में बात करता है
वो इन 2 अध्यायों में किए जाने वाले अपराध के लिए यदि आप कोई व्यक्ति पहले से कन्विक्टेड है और वो 3 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा पहले खा चुका है और आगे फिर इन्हीं अध्यायों से संबंधित किसी मामले में वो फिर कोर्ट के सामने है, तो 324 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो वो जो मजिस्ट्रेट इसको हियरिंग कर रहा है, यदि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई मैं सुनवाई करने के बाद मुझे राइट है कि मैं इसको जो इनहेंस पनिशमेंट है वो दे सकता हूँ, तो ठीक है। नहीं वो दे सकता है तो इस मामले को वो आगे सीजीएम साहब को भेज देगा, और सीजीएम साहब को भी यदि लगता है कि इनहेंसमेंट इतना हो जाएगा कि मेरे बूते से भी बाहर है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है सर। और इसमें मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इसमें कुछ दिन पहले। चलिए, सब सेक्शन 2 कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन इज सेंट फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सब सेक्शन 1 एनी अदर पर्सन एक्यूज्ड jointly with him the same inquiry or trial shall be similarly sent to committed unless the magistrate discharge such other person under section 239 or section 245 as the case may be। ये कह रहा है कि जब उपधारा 1 के अधीन कोई व्यक्ति विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है या सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, तब कोई अन्य व्यक्ति जो उसी जांच या विचारण में उसके साथ संयुक्तः अभियुक्त है वैसे ही भेजा जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा, जब तक ऐसे अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यथास्थिति धारा 239 या धारा 245 के अधीन उन्मोचित ना कर दे। ये क्या बात है भाई? उपधारा 2 क्या कह रहा है? जी ये सर वो कह रहा है कि अगर मान लो अगर वो कोई एक्यूज्ड है, अगर उसके खिलाफ एविडेंस आता है तो उसको सेम ऑफेंस कमिट कर देगा, नहीं आता है तो उसको 239 में डिस्चार्ज कर देगा, अगर वो वारंट मामला है तो, और अगर कंप्लेंट मामला तो उसमें 45 में डिस्चार्ज कर देगा। देखिए, अदरवाइज कमिट करेगा। ये बात ये कह रहा है कि 2 अभियुक्त साथ आ रहे हैं, एक ही अपराध में आ रहे हैं। अब उनमें से एक अभियुक्त तो ऐसा है जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, दूसरा अभियुक्त ऐसा हो सकता है ना जो तरोताज़ा है, उसने फर्स्ट टाइम किया है जी। तो दोनों को यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। भाई सेक्शन 75 तो उस पर लागू होगा ना जो दोबारा, हाँ जी। और जो सिंगल वाला आ रहा है, जो पहली बार आ रहा है, तो उसको थोड़ी आप इनहेंस पनिशमेंट दे दोगे। तो कह रहा कि उसको कमिट तो किया जाएगा लेकिन इनहेंसमेंट के लिए उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा भाई। तो बाकी आपको इनहेंसमेंट वाली सज़ा नहीं मिलेगी, जो आपकी प्राइमरी वाली सज़ा है उतने की ही बात की जाएगी आपसे। बाकी के लिए आपको क्या करा जाएगा भाई? ठीक है, आप पे साबित हो रहा है तो आपको तो फर्स्ट टाइम वाली सज़ा मिलेगी ना। और उनमें से जो को एक्यूज है, को एक्यूज पहले से वो सज़ा खाए बैठा है, और शर्त क्या है कि पहले वो इन अध्यायों में कितनी सज़ा होनी चाहिए उसे, मिनिमम 3 ईयर्स और अपवार्ड्स। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? जी सर। अगर 3 वर्ष से कम की सज़ा हुई हो प्रीवियसली कन्विक्शन में, तब तो ये अध्याय फिर लागू नहीं, ये वाला सेक्शन लागू नहीं होता है, क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा है, पढ़ा है ना उपधारा 1 में कि अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किए जा चुकने पर। तो इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष से कम की यदि सज़ा उसे पहले हो रखी है तो 3 वर्ष से कम की सज़ा उसको इन्हेंसमेंट के लिए जो है वो बूस्टअप नहीं करेगी। क्यों मुगल आजम? जी, इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। एक्चुअली मुझे एक कार्यक्रम में जाना है मुगल आजम, बाकी की धाराएं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी 8 बजे मुझे एक कार्यक्रम में पहुंचना है। तो हाँ, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। करने जा रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? रावण दहन करने तो नहीं जा रहे आप? नहीं, वो एक्चुअली मित्र के यहाँ कुछ कार्यक्रम है। मुझे मैडम कह रही थी कि आज तो दशहरे की छुट्टी रख लेते आप। मैंने कहा भाई, ना तो मुझे रावण दहन करने जाना है, ना मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इस लेवल के हैं कि वो रावण में उनका इंटरेस्ट कुछ बचा नहीं है। काफी दिन से दहन करता
ओके सर। चलिए सभी को शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद जय Right, भारत। sir. Good night, sir.